वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देखते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर उसका परिभाषा कर रहा है, प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन को व्यक्त किया जा सकता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड तथा नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चों, कर रहा है रासायनिक समीकरण क्या है, तो जो प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से जो लिखा जा सकता है, जिसको व्यक्त किया जा सकता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो कराते हैं, जो व्यक्त करने का तरीका है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, AgNO3 ले रहे हैं, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, AgCl बन रहा है बच्चों, और नाइट्रिक अम्ल बन रहा है यानी HNO3 बन रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह है आपको लिखने का ये तरीका है, जो सिल्वर नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू दिखा रहा है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड, यह लिखने का तरीका है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि इस अभिक्रिया को कैसे लिखा जा सकता है, तो अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका है यहाँ पर है, कह रहा है जो अभिक्रिया करने वाला अभिकारक है, इसको क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर जो भी इक्वल टू के इस साइड में या जो है यहाँ पर आपका, इसको अभिकारक कहते हैं, जो प्लस चिन्ह के साथ लिखा जा रहा है, और यह इक्वल है, जो तीर का चिन्ह है क्या बच्चों, इक्वल है, और इधर आपका जो लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं यानी उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो कह रहे लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर है अभिक्रिया करने वाले अभिकारक, जो अभिक्रिया या दोनों कर रहे हैं बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अभिकारक कहते हैं। और बराबर का चिन्ह यहाँ पर लिखा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, या यहाँ पर कह रहा है कि तीर के चिन्ह के बाईं ओर तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने परिणामी पदार्थ यानी उत्पाद चिन्ह के क्या लिखे जाते हैं बच्चों, दाईं ओर, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको दाईं ओर लिखा जाता है, और जो अभिकारक यहाँ पर बच्चों है इसको किधर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। और इस प्रकार से यह लिखने का तरीका है, इन दोनों को यह व्यक्त करने का क्या है बच्चों, यह तरीका है, यह दोनों व्यक्त करने का यह तरीका है, किसको, रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने का क्या है बच्चों, यह एक तरीका है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर है कि जो धन चिन्ह या दो से अधिक अभिकारकों के बीच लगाया जाता है, जो धन चिन्ह है यह 2 या 2 से अधिक जब अभिकारक लेंगे उनके बीच लगाया जाता है, तथा परिणामी पदार्थों के बीच इनका प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों, यहाँ पर भी इस धन चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, यह क्या है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, इसका यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया है, करे समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान कर ली जाती है, यानी बराबर कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, अर्थात समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, यह लिखने का तरीका है। करे जैसे गैसों को सदैव अणु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, जो गैस है उनको कैसे लिखा जाता है, अणु के रूप में लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन यहाँ पर है तो Cl2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है यहाँ पर O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन है H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन है या जो भी गैस है इसको इस प्रकार से अणुओं के रूप में लिखा जाता है। अब जो यहाँ पर था बच्चों सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर इसका है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ पर HCl है, यहाँ पर HCl जिसको हम लोग प्लस चिन्ह के रूप में दिखा रहे हैं, और दोनों यहाँ पर अभिकारकों को जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इक्वल टू है यानी तीर का चिन्ह है यहाँ पर, और इसके बाद यह इसके आगे प्रोडक्ट लिखा गया, उत्पाद लिखा गया। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट लिखा गया। प्रोडक्ट कैसे है, तो क्या बना है बच्चों, तो AgCl बना है प्लस HNO3 यानी सिल्वर क्लोराइड बना है, और प्लस क्या बना है बच्चों,
नाइट्रिक अम्ल, इसको HNO3 को क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3 को। और AgCl को क्या कहते हैं बच्चों, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। यह इक्वल टू है, बराबर का चिन्ह लिखिए या तीर का चिन्ह लिखिए। और यह HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे बच्चों, और AgNO3 को यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, यह रासायनिक समीकरण को लिखने का, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका था। और यहाँ पर अभिकारकों और यहाँ पर प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है बच्चों, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को। ठीक है बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से जो व्यक्त करने का जो तरीका है, यानी व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो व्यक्त कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे के रासायनिक जो समीकरण आप लिख रहे हैं उससे क्या क्या जानकारी मिलती है हमको। जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं उससे क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त हो रही है उसके बारे में कह रहा है। कोई भी जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उससे क्या क्या जानकारी मिलती है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है पहला, अभिकर्मक तत्वों तथा यौगिकों के नाम एवं संघटन की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, अभिकर्मक तत्वों तथा यौगिकों के नाम, जो भी मैं बता रहा था बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर जो भी नाम देख रहे थे आप, तो वहीं कह रहा है कि अभिकर्मक तत्वों तथा यौगिकों के नाम और उसमें कैसा उनका संगठन है उसके बारे में पहली जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आपने देखा उत्पाद के रूप में बना था बच्चों, प्रोडक्ट के रूप में बना था, उनका नाम आपने देखा। तो यहाँ पर कह रहा है उत्पाद के नाम एवं संगठन, जो उत्पाद बन रहा है उसका नाम क्या है और वह किस प्रकार से संगठित है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे बच्चों, तो रासायनिक समीकरण से हमको ये जानकारी मिलती है। तीसरा देख रहे हैं, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान के अनुसार उनका अनुपात प्राप्त होता है बच्चों। जो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग लिख रहे हैं उसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद का द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है बच्चों। कह रहा है कि के अनुसार उनमें अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यह उनमें अनुपात प्राप्त होता है। चौथा कह रहा है अभिकर्मक गैसों तथा उत्पादित गैसों का जो आयतन है वो अनुपात में क्या होता है बच्चों, एक अनुपात के एक निश्चित अनुपात के बराबर होता है। आप कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात के समान होता है। जैसे में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन को आप लेकर गर्म कर रहे हैं और बना रहे हैं HNO, यहाँ पर NH3 अमोनिया बना रहे हैं। यह समीकरण एक है रासायनिक समीकरण। इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है बच्चों, जो यहाँ पर लिखा है N2 + H2 = NH3, यह संतुलित करने के लिए है बच्चों। यहाँ पर यह संतुलन किया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर यदि NH3 लिखते तो यह नाइट्रोजन 2 नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पर देखते रहे हैं कि आपको हाइड्रोजन 3 मिल रहा है, इसलिए इसको संतुलित किया गया है। अभिकारक और उत्पाद को लेकर क्या किया है बच्चों, संतुलित किया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 3 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 3 गुना के 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 या हाइड्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 था तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। इस प्रकार से एक संतुलित रासायनिक समीकरण है बच्चों। क्या है बच्चों, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो भी मैं आपको बता रहा था कि इससे जानकारी क्या क्या मिलती है, तो वहीं देख रहे हैं। यहाँ पर पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है और दोनों गैस मिलकर अमोनिया गैस बना रही है। ठीक बच्चों, यही जानकारी मिल रही है, यानी अभिकर्मक के तत्वों तथा यौगिकों के नाम भी मिल रहा है और उनका संगठन भी मिल रहा है, किस अनुपात में है। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है दूसरा, अमोनिया में एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, जो अमोनिया का यह नाइट्रोजन उसमें 1 परमाणु है तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। जो यह अमोनिया बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 1 संबंधित 3 का अनुपात मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है कितना बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का है 14, लेकिन चूंकि 2 गुना है इसलिए 14 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका नाइट्रोजन 3, इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ से आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर अनुपात दिखा रहा हूँ। तो यह नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है अणुओं की संख्या,
यहाँ पर, तो 2 का गुणा करेंगे 14 दूना यहाँ पर 28 हो जाएगा। 3 है, हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1, तो पहले 1 गुणे 2 यहाँ पर, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, इस प्रकार से 6। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 और 3 के अनुपात में क्रिया करती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें 17 भाग अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चौथा कह रहा है दोनों अभिकर्मकों तथा उत्पाद जो गैसें हैं आयतन के अनुसार इनका अनुपात उनके अणुओं की संख्या के अनुपात में है। अतः समान ताप तथा दाब में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया, जो यह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी 1 संबंधे 3 संबंधे 2 के अनुपात में यह स्थित है। ठीक है बच्चों, यह अनुपात में या लीटर में यदि व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 लीटर है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लीटर है, और जो अमोनिया का जो प्रोडक्ट बना है वो कितने लीटर है बच्चों 2 लीटर अमोनिया बना है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, यह रासायनिक समीकरण से यह जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब को मैं बता रहा था संतुलित रासायनिक समीकरण, जो संतुलन करने का तरीका है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को ऐसे ही, ठीक है, गुणा करके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर परमाणुओं में गुणा कर करके, ठीक है, यहाँ पर संतुलन किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग परिभाषित करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा। पहले कह रहा है जब कभी भी तत्व आपसी संयोग द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, जब तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तब हम लोग कहते हैं क्या हुआ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अथवा जब कभी भी यौगिक अपघटित होकर दूसरे यौगिक को बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, संपन्न होती है। कहने का तरीका है, यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप भिन्न पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है बच्चों, यानी ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्या हो रहे हैं बच्चों, उसमें भाग ले रहे हैं, व्यवस्थित हो रहा है, और उनसे एक पदार्थ या भिन्न पदार्थ या एक नया पदार्थ का जब निर्माण हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे इसी को। ठीक है बच्चों, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कराने से, ठीक है बच्चों, एक कोई पदार्थ लिए और उसी के रिलेटेड दूसरा कोई पदार्थ ले रहे हैं और उनमें आपस में क्रिया कराने से, अथवा कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ की रचना करता है तो वह क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया वह कहलाती है। जो इस प्रकार से नया एक पदार्थ बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यह जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह 0 to पाई चैनल के साथ, ठीक है बच्चों, चैनल के साथ आप जुड़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप किस लेसन को सबसे पहले तैयार करना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बच्चों, जिससे मैं उसी को शुरुआत कर सकता हूं उस लेसन का। या आपको कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये आप बता दीजिए। ठीक है बच्चों, और इससे पहले आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वह किस प्रकार से हुई है, उसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है बच्चों, उसके उदाहरण क्या क्या है देखते हैं हम।
चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण में जब चिंगारी की जाती है तब जल निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं में उपस्थित परमाणु पुनर्गठित होकर जल के अणुओं की रचना करते हैं। इस अभिक्रिया को हम साधारणतः रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी बच्चों कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेना है और उसमें चिंगारी उत्पन्न कराना है। यानी अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, जिसकी वजह से क्या बन रहा है बच्चों, जल बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को लिखते हैं, यह गैस है तो यहाँ पर लिखेंगे H2, ऑक्सीजन भी गैस है तो O2 और इक्वल टू प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बच्चों, उत्पाद क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब इसको संतुलित करते हैं, बराबर देखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए संतुलन करेंगे हम लोग बच्चों, तो ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा। तो जो ही यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 4 हो गया। इसलिए आपको फिर यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन भी 4 हो जाए यहाँ पर अभिकारक में और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो जाए। यानी अभिकारक और प्लस अभिकारक को मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, उत्पाद बना रहे हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग उत्पाद क्या बना रहे हैं बच्चों, जल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जल बन रहा है। कह रहे कि उपरोक्त जो व्यक्त समीकरण में है या अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिकारक है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। यह इक्वल टू का चिन्ह है और बना क्या है बच्चों, उत्पाद है। तीर का निशान जो सूचित क्या कर रहा है बच्चों, इक्वल टू को सूचित कर रहा है और जो यौगिक बना है उसको उत्पाद कहेंगे। ठीक है, वह यौगिक क्या उत्पाद क्या है बच्चों, जल बना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कह रहा है यह कि जो सभी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण जो है, ऊर्जा रूपांतरण होता है। अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न जो उत्पाद है सर्वदा ही अभिकारक से भिन्न होता है। आप देख भी रहे हैं बच्चों, यहाँ पर गैस ले हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ले और यहाँ पर जल यह अलग ही बन गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ले रहा है, यहाँ पर आपका जल बन रहा है, अलग ही बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके प्रकार देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला क्या है बच्चों, योगात्मक अभिक्रियाएं यानी एडिशन रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं संश्लेषण अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कह रहा है जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ठीक है बच्चों, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक या दोनों, या तत्व ले रहे हैं या यौगिक या दोनों परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। उसे क्या कहेंगे बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। जब संयोग करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, योगात्मक यौगिक कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कह रहा है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग से अभिक्रिया हो रहा है। पहला उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं, लोहा एवं गंधक का योग। ठीक है बच्चों, लोहा और गंधक को हम लोग ले रहे हैं और देख रहे हैं क्या बन रहा है। कह रहा है लोहा यानी Fe आयरन और गंधक यानी सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक है बच्चों, दोनों का जब संयोग होता है, योग करते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, फेरस सल्फाइड बनता है। यानी Fe लोहा और प्लस सल्फर यानी गंधक को ले रहे हैं तो इक्वल टू क्या बन रहा है, FeS यानी फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड FeS बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरा उदाहरण लेता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन का योग, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब यहाँ पर यौगिकों को हम लोग 2 या 2 से यौगिकों के आपस में संयोग करा रहे हैं। तो कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम Mg को वायु अथवा ऑक्सीजन O2 गैस में जलाने पर यह ऑक्सीजन से सीधे संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाती है, का जो चूर्ण है सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
यानी Mg को ले रहे हैं और प्लस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, यानी मैग्नीशियम को ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं। इन दोनों का जब हम आपस में संयोग करा रहे हैं बच्चों, दोनों का आपस में संयोग करा रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों, MgO बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर तो MgO है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको मैग्नीशियम में 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसको रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। तीसरा उदाहरण क्या है यहाँ पर, तो ले रहे हैं तीसरा उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करा रहे हैं बच्चों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से देख रहे हैं क्या बनेगा। तो कह रहा है हाइड्रोजन H2 को जब वायु अथवा ऑक्सीजन यानी O2 के वायुमंडल में जलाया जाता है तो दोनों जो तत्व है यौगिक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपस में संयोग करके एक यौगिक यानी जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों, यानी जल ले रहे हैं H2 और ऑक्सीजन प्लस करके अभिकारक ले रहे हैं दोनों को, और इक्वल टू क्या बना रहे हैं बच्चों, उत्पाद बना रहे हैं, जल H2O बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर तो 2 दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए यहाँ पर 2 का ज्यों ही गुणा करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर फिर हाइड्रोजन में अभिकारक में भी हाइड्रोजन में क्या करना बच्चों, 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे यह हाइड्रोजन भी संतुलन हो जाए। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यानी यह अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए बच्चों अगला देखते हैं उदाहरण, यहाँ पर चौथा कह रहा है, चौथा में हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन एवं ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, कार्बन एवं ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, या तो संतुलित है, कार्बन है एक तो कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, यानी अभिकारक ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन और उत्पाद क्या बना रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए पांचवा उदाहरण हम लोग लिखते हैं बच्चों। क्या है पांचवा, यहाँ पर हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। वो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग होकर जुड़कर क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, यानी H2 और Cl2 बनकर इक्वल टू क्या बना है, HCl बन रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो आपका 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी यह संतुलित होगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। यह है जो भी आपको पांचों में उदाहरण बताया, यह क्या है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया है या संश्लेषण अभिक्रिया का यह उदाहरण था। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको ऊपर परिभाषा बताया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप 0 to Pi क्लासेज के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्यूरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग ले रहे हैं 2 या 2 से अधिक यौगिकों का। अब हम उसमें हम लोग देखा पहली बार तत्वों को लेकर हम लोग योगात्मक यौगिक बना रहे थे बच्चों। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यौगिकों को लेकर योगात्मक बनाएंगे यानी संयोग कराएंगे। पहला उदाहरण है यहाँ पर करा है, दीवारों पर चूने से सफ़ेदी करना। आपने देखा होगा बच्चों, दीवारों पर जो पेंट करते हैं चूना से, वो जो सफ़ेदी कराते हैं उसका उदाहरण ले रहे हैं। करा है इस प्रकार का योगात्मक यहाँ पर अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यानी चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वह खदकने लगता है। ठीक है बच्चों, यानी बुझा हुआ चूना ठीक है बन जाता है। उससे पहले वो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है बच्चों, यानी वह किस में चेंज हो जाता है, पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अब यहाँ पर यहाँ ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी CaOH के होल ट्वाइस के रूप में वो बदल जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, यानी चूना को जब पानी में डाल देते हैं तो वह किस में चेंज हो जाता है बच्चों, उसमें से यहाँ आपने देखा होगा उष्मा निकलती है और वह जो बच जाता है वह क्या कराता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का
होल ट्वाइस, यानी उसको कहेंगे बुझा हुआ चूना और इसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। ठीक है बच्चों, यह दो या दो से अधिक यौगिकों को लेकर हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, संश्लेषण या योगात्मक अभिक्रिया कराया है और पीछे हमने देखा तत्वों को लेकर हमने अभिक्रिया कराया था। ठीक है, इस बार हमने क्या लिया, यौगिकों को लेकर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों दूसरा यौगिक लेते हैं हम लोग, करा है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का योगात्मक अभिक्रिया। करा है अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों ही गैसीय यौगिक है। यौगिक की बात कर रहे हैं बच्चों। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो संयोग करके ठोस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर NH4Cl का ठोस यहाँ पर धुआं के रूप में निकलता है बच्चों, बनता है सफ़ेद धुआं NH4Cl बनाता है। यानी अमोनिया ले रहे हैं बच्चों NH3 और HCl ले रहे हैं, दोनों यौगिक है, दोनों गैसें हैं और इनके द्वारा क्या बन रहा है बच्चों, ठोस क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, आपका प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझते, इसको परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, कि ऐसी अभिक्रिया, या परिभाषा है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है, उसको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। क्या है बच्चों, समझेंगे एक बार। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील जो यहाँ पर तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व या यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या करेगा बच्चों, हटा देगा उसके स्थान पर और स्वयं वो वहाँ पर बैठ जाएगा, उस स्थान को ग्रहण कर लेगा। तब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे उसे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण है कापर। यहाँ पर जब कापर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो कापर सल्फेट का गहरा नीला रंग रंगहीन हो जाता है, यानी उसका क्या होता है बच्चों, कलर गायब हो जाता है, तथा जिंक की सतह पर लाल भूरे रंग की परत बैठ जाती है। इसका कारण यह है कि जो जिंक कापर सल्फेट के विलयन से कापर को क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर दे रहा है, यानी रंगहीन कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर था लाल तथा भूरे रंग का कापर धातु जिंक के ऊपर परत के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस अभिक्रिया को देखते हैं। जिंक और कापर सल्फेट, यानी जिंक लिए हैं यहाँ पर बच्चों और यहाँ पर CuSO4 लिए हैं, दोनों को आपस में हम लोग संयोग करा रहे हैं। तो इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन रहा है जो रंगहीन है और तांबा प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब कापर की पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो कापर चांदी को प्रतिस्थापित कर कापर नाइट्रेट बनाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है यहाँ पर, कापर को जब सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ जब हम लोग आपस में संयोग कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ से चांदी यह अलग हो जाता है और कापर नाइट्रेट बनता है, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, कापर नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह उदाहरण था विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको परिभाषित करते हैं। कह रहा है वियोजन, वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक किसी परिस्थिति विशेष के कारण दो अथवा दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तथा उस परिस्थिति के हटते ही वह पुनः संयोग करके मूल यौगिक बना लेता है। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे वियोजन। ठीक है, अभिक्रिया या यह आप कहेंगे इसको, यह एक प्रकार का यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसको क्या कहेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिसोसिएशन
दूसरा है विद्युत अपघटनी वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पर डिसोसिएशन। तो पहला हम लोग देखते हैं बच्चों ऊष्मीय वियोजन, इसको परिभाषित करते हैं। कह रहा है ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिसोसिएशन को क्या परिभाषित करेंगे, देखेंगे। जब यौगिकों को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में वियोजित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर, ठीक है बच्चों, आपस में संयोग करके पुनः, ठीक है, संयोग करके मूल यौगिक में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अतः वियोजन क्रिया उच्च ताप के द्वारा ही होती है, इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर उदाहरण क्या है आपका, यह उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, देखेंगे तो उदाहरण यहाँ पर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 को जब गर्म करते हैं बच्चों तो यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 तथा क्लोरीन में टूट जाता है, और जब इनको ठंडा करेंगे बच्चों तो यह फिर क्या हो जाएगा, आपस में PCl5 बना लेगा। ठीक है बच्चों, यानी PCl5 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह PCl3 और प्लस Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, और जब इन दोनों को आपस में जब हम लोग ठंडा कर देते हैं तो यह PCl3 प्लस Cl2 आपस में संयोग करके PCl5 बना लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हम लोग गर्म करते हैं बच्चों तो यह अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl में परिवर्तित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। और जब इन्हें पुनः ठंडा करते हैं बच्चों तो यह फिर क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बना लेता है। यानी NH4Cl को जब गर्म करेंगे तो यह NH3 यानी अमोनिया और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में टूट जाएगा, और इन दोनों को ठंडा करेंगे बच्चों तो फिर क्या बनेगा, NH4Cl में हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, यहाँ पर विद्युत अपघटनी वियोजन को देखते हैं हम लोग बच्चों, विद्युत अपघटनी वियोजन का। और इसका यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक उदाहरण, विद्युत अपघटनी वियोजन क्या होता है इसको बच्चों परिभाषित करेंगे। करा है जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है यानी वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही आयनिक वियोजन या अपघटनी वियोजन या विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यानी नमक को जब हम लोग जल में घोलते हैं, ठीक है, तो यह सोडियम का आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। जब नमक को आप जल में घोलेंगे, ठीक है, तो यह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। यह आपका तीसरा प्रकार था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देख, चलिए यहाँ पर चौथा प्रकार है बच्चों आपका अपघटन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चौथा प्रकार है आपका अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों और उसके उदाहरणों को अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको परिभाषित करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है। ठीक है बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अपने छोटे छोटे सरल तत्वों या यौगिकों में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। वह क्या कहलाती है बच्चों, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, यानी ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा आपका विद्युत अपघटन है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर। तो पहला इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है बच्चों, इसको परिभाषित करेंगे। तो कह रहा है ताप बढ़ाने से किसी पदार्थ के अणुओं के दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा अणुओं में अपघटित होने की प्रक्रिया को, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यह दो या दो से अधिक अणु या परमाणु में क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। कब, जब आप ताप बढ़ाएंगे। तो उदाहरण के रूप में है फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में क्या ले रहे हैं हम लोग, फेरस सल्फेट को ले रहे हैं। यानी FeSO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो अब फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी FeSO4 को जब आप लोग गर्म करेंगे
तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में चेंज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में चेंज हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में चेंज हो जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। इसका दूसरा उदाहरण क्या है यहाँ पर, तो दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। यानी CaCO3 को जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। करा है किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी अम्ल, क्षार या लवण, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की गलित अवस्था में अथवा उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से पदार्थ का अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी नमक में जब हम लोग विद्युत धारा यानी NaCl में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो सोडियम और क्लोरीन में क्या होता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वैसे ही CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह कैल्शियम और क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, वह टूट जाता है। ठीक है बच्चों, यह इस प्रकार से टूट जाता है। चलिए हम लोग अब प्रकार में 5वां प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पर उभय अपघटन अभिक्रियाएं, डबल कंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होता है, उसको परिभाषित करते, उसका परिभाषा क्या है बच्चों, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस 0 to Pi क्लासेज के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको परिभाषित करते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों की अदला बदली यानी विनिमय हो जाता है, अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं। जब अदला बदली हो जाता है बच्चों, इससे नए यौगिक जब बनते हैं, वे अभिक्रियाएं उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाती है बच्चों, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं वे अभिक्रियाएं यौगिकों के विलयन में होती है। जो यह अभिक्रिया है यह किस में होती है, सिर्फ बच्चों विलयन में होती है। जैसे जब बेरियम क्लोराइड को यानी BaCl2 के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का विलयन मिलाते हैं, तब ये आयन परस्पर बदल जाते हैं तथा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 व सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। यानी बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं BaCl2 बच्चों, इसके बाद आप ले रहे हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। यह दोनों को जब आप हम लोग लेकर रिएक्शन करा रहे हैं, तो यह BaSO4 यानी यह जो 2 धनायन है, यह 2 ऋणायन के साथ आपस में संयोग करके यहाँ पर बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चों, बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी BaSO4 बना रहा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से जो यह क्लोरीन 2 माइनस है बच्चों, यह क्लोरीन 2 माइनस है, यहाँ पर यहाँ 2 प्लस से यानी सोडियम 2 प्लस आयन से संयोग करके यहाँ पर सोडियम यहाँ पर क्लोराइड बना रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसी प्रकार से कराए सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को जब आप लोग सिल्वर यानी सोडियम क्लोराइड के साथ जब आप कराएंगे, तो इस प्रकार से यह टूट जाएगा और यह चेंज हो जाएगा। चलिए इस प्रकार में हम लोग अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। इसी में अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, देख लेते हैं। इसी में ऐसी अभिक्रिया को जिसमें एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच उभय अपघटन की क्रिया से लवण तथा जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। किसे कहेंगे बच्चों, इसको परिभाषित करेंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपने एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया और दोनों में आपने रिएक्शन करा दिया, यह रिएक्शन के द्वारा बन क्या रहा है बच्चों, लवण और जल बन रहा है। इस प्रकार जब लवण और जल बनता है तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर आप ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर HCl ले रहे हैं बच्चों, HCl को ले रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह अम्ल है
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, लवण बना रहे हैं, यानी NaCl का लवण बना रहे हैं और जल को मुक्त कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर और भी उदाहरण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ले रहे हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ले रहे हैं अमोनियम के साथ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ले रहे हैं, इस प्रकार से रिएक्शन करा रहे हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं क्या होता है बच्चों। मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्लो एंड यहाँ पर फास्ट है, यानी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं पहले हम लोग मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन क्या होता है। तो देखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे तो कुछ अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों है, रासायनिक अभिक्रियाएं उनको पूरा होने में अधिक समय लगता है। जैसे लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन से क्रिया कराकर जंग जो लगता है, जो रस्ट होता है, जंग लगता है, जो जंग लगना होता है, वह धीरे धीरे प्रोसेस है। यानी किसी लोहे की वस्तु को पूरी तरह से जंग में परिवर्तित होने में अनेक साल लग जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे बच्चों, मंद अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वैसे एक और उदाहरण ले रहे हैं हम। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग एल्कोहल के द्वारा एसिटिक अम्ल से क्रिया कराकर एसिटेट जब हम लोग और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को जो पूर्ण होने में कई साल लग जाता है। यानी एसिटिक अम्ल ले रहे हैं बच्चों, CH3COOH एसिटिक अम्ल ले रहे हैं, और इसमें आप एल्कोहल मिला दे रहे हैं, C2H5OH मिला दे रहे हैं बच्चों, जिससे क्या बन रहा है, एथिल एसिटेट यानी CH3COO C2H5 बन रहा है और प्लस जल बन रहा है। यह कई सालों में होता है। ठीक है बच्चों, कई सालों में यह पूरा होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। चलिए वैसे बच्चों फास्ट रिएक्शन यानी रैपिड रिएक्शन देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीव्र रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तीव्र अभिक्रियाएं अत्यंत कम समय में ही पूरी हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं बहुत, यानी माइक्रो सेकेंड में ही यह पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अभिकर्मकों को मिलाने पर इनके पूरे होने का समय है बच्चों 10⁻⁶ सेकेंड, यानी माइक्रो सेकेंड में ही यह क्या हो जाती है बच्चों, पूरी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन को जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के विलयन में जब डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का तत्काल सफ़ेद अवक्षेप बनता है। यह लगभग तात्क्षणिक अभिक्रिया है, तुरंत हो जाता है बच्चों। ठीक है, वैसे ही दूसरा आप रिएक्शन यहाँ पर ले सकते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बीच जब हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं तो यह भी बहुत तेजी से सोडियम क्लोराइड और जल में क्या होता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। यह भी एक प्रकार का यह रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक रिएक्शन कहेंगे। और मंद अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, आणविक रिएक्शन कहेंगे। चलिए वैसे हम लोग अब प्रकार में, अभिक्रिया के प्रकार में देखते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है बच्चों, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। तो यह दो प्रकार का अभी मैं बताया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, तो जिनसे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जिनसे गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इसका उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग करके जब अमोनिया बनती है तो उसमें से काफ़ी ऊष्मा निकलती है। अमोनिया जब बनता है तो काफ़ी ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर जब आप अमोनिया बनाएंगे तो 92 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, यानी ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है।
ठीक है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। वैसे ही दूसरा आप रिएक्शन देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो उसमें से भी ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के लेकर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाते हैं तो उसमें 393.5 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। चलिए इसका दूसरा भाग देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है बच्चों। ऊष्माशोषी क्या होता है, यानी यह क्या करता है कि ऊष्मा को, गर्मी को ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। देखेंगे इसका परिभाषा ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया का, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैं बताया बच्चों, यह ऊर्जा को क्या करता है, सोख लेता है, अपनी भाषा में कह सकते हैं यह क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका उदाहरण देख सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब अत्यधिक उच्च ताप पर यानी 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी यनो बनता है। ठीक है बच्चों, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर 3000 यहाँ पर गर्मी जब इसको ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे, तब यह यनो बनेगा यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर है N2 + O2 + 180 किलो जूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी ऊष्मा कितना देना है, 180 किलो जूल, तो इस प्रकार से आपका बनेगा यनो बनेगा। ठीक है बच्चों, यनो बनेगा यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। दूसरा उदाहरण है आपका, कार्बन और गंधक यानी सल्फर का संयोग करके कार्बन डाइसल्फाइड जब बनता है, यह भी एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, यानी कार्बन और सल्फर को लेकर और इसमें जब ऊर्जा देंगे, गर्मी देंगे, ऊष्मा देंगे, तो कार्बन डाइ जब सल्फाइड यानी CH2 जब बनता है तो इस प्रकार से अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इन दोनों हेडिंगों को देखेंगे, ऑक्सीडेशन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है, जिन अभिक्रियाओं में एक परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यानी जिन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतर कर देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे बच्चों, जिसमें ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो और अपचयन की भी क्रिया हो। तब ऑक्सीकरण किसे कहेंगे बच्चों, एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग को ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उसे अपचयन कहेंगे। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें दोनों यह होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की किसी परमाणु द्वारा, तो इस प्रकार से अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन यानी अपचयोप्च अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयोप्च अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे कि जिस पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत पदार्थ, तथा जिस पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं, अपचयित कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहेंगे, अपचयित। जैसे यहाँ पर है उदाहरण के रूप में, यहाँ पर है सोडियम + क्लोरीन और यहाँ पर बन रहा है आपका सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देख रहे हैं में एक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी सोडियम आयन बनाता है, तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन यानी ऋणायन बनाता है। इन दोनों के संयोग से सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ठीक बच्चों, और क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, और यह दोनों रिएक्शन एक ही में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका यह पूरा लेसन था। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में आपने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल 0 to Pi क्लासेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।